तो आज हम अपने क्रैश कोर्स में करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं इससे, और ज़्यादा कठिन चैप्टर भी नहीं है, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, खाली याद रखने वाला चैप्टर है। तो शुरू से इसकी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। When you look around, you see both living and non-living things. जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हमको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों चीज़ें दिखती हैं। You must have wondered and asked yourself, जब आप मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हो और अपने आप से पूछते हो, what is that makes an organism living? यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है। क्या बनाती है? लिविंग, यानी जिंदा कौन रखता है। और what is that inanimate thing does not have which all living थिंग हैज, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो हर लिविंग थिंग्स में, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में जो कि नहीं होती है जिंदा रहने के लिए, यानी लिविंग रहने बनाने के लिए। तो आंसर टू दिस इज अ प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बेसिक जो है यूनिट ऑफ लाइफ होता है, उसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। ठीक है, सेल होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। सम आर कंपोस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, कुछ उसमें से सिंगल सेल के होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। वाइल अदर, यानी कि और क्या है, लाइक अस कंपोस्ट ऑफ मेनी सेल, कुछ क्या होते हैं, बहुत सारी सेल से बने होते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। व्हाट इज अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसमें कैपेबल होते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में। दूसरा, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो लाइफ के एसेंशियल फंक्शन है वो जो है करने में सक्षम होते हैं। एनीथिंग लेस दैट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक जो सेल है वो अगर क्या है, लिविंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग है। द सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो सेल क्या है? एज अ फंडामेंटल यूनिट मानी गई है। ठीक है, एंटोन वॉन लीवेंहुइक फर्स्ट सेल, यानी कि उन्होंने लाइव सेल को पहली बार किसने देखा? एंटोन वॉन लीवेंहुइक ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में किसकी खोज की? न्यूक्लियस की। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील द ऑल स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल, यानी उस टाइम पे उसके बाद में माइक्रोस्कोप बने और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बना, फिर उसके बाद में डिटेल में स्ट्रक्चर जो है सेल का देखा गया, उसको पढ़ा गया और उसके ऊपर जो है रिसर्च की गई। सेल थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा सेल थ्योरी से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। 1838 मैथ्यू शिल्डन एंड जर्मन बोटेनिस्ट। तो मैथ्यू शिल्डन कौन थे? जर्मन बोटेनिस्ट थे। एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ऑब्जर्व द ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ सेल। उन्होंने जो है प्लांट को ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या बताया कि जो कंपोस्ट है वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं, जो कि क्या बना रही हैं? टिश्यू बना रही हैं प्लांट के अंदर। आर एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पर थोडोरे स्वानन 1839 में, ये कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल, उन्होंने अलग अलग एनिमल सेल्स के बारे में जो है पढ़ा, रिसर्च करी, और रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर, यानी कि सेल के ऊपर क्या है? एक थिन आउटर लेयर है, जिसको हम आज के टाइम पर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आज के टाइम पर उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये किसने बताया था? स्वानन ने बताया था। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू, मतलब कि उन्होंने जब प्लांट टिश्यू के ऊपर भी जो रिसर्च करी थी उसके हिसाब से द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल का यूनिक करेक्टर क्या होता है कि उनके ऊपर कौन सी प्रेजेंस होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ऑन द बेसिस दिस, इसी के ऊपर बेसिस पर स्वानन प्रपोज टू हाइपोथेसिस दैट, उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की, दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल, जो बॉडी है किसकी? एनिमल की हो या प्लांट की, आर कंपोज्ड ऑफ सेल, किसकी बनी है? सेल की बनी है। एंड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द सेल है। ये किसने बताया था? एनिमल ऑल सेल्स द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये किसने हाइपोथेसिस दी थी? स्वानन ने दी थी। शील्डन एंड स्वानन
अब दोनों ने मिलकर क्या करा, सेल थ्योरी जो है फार्मुलेट की। दिस हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन द हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो लेकिन उन्होंने जो है ये नहीं बता पाया कि नई सेल कहाँ से आ रही है। तो रुडोल्फ विर्चो जो है 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। उन्होंने बताया कि सेल जो है डिवाइड होती हैं और उन्हीं से क्या बनती है, नई सेल बनती हैं। तो फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड न्यू सेल, उन्होंने इस चीज को क्या बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी पुरानी सेल से नई सेल आती हैं। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस, उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी इन लोगों ने उसको क्या किया, मॉडिफाई किया। सील्डन एंड स्वानन जो उसको फाइनल शेप दिया, किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। तो उन्होंने कहा ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल, यानी सभी सेल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द सेल हैं और किसके बनी है, बॉडी सेल से बनी है। ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और उन्होंने क्या बताया, जो सेल्स आ रही हैं नई, कहाँ से आ रही हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पुरानी जो सेल्स हैं उन्हीं से आ रही हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन अ ओनियन पील, जो ओनियन जो पील होती है, यानी कि बोले तो एक आप ओनियन ले लो और उसकी छाल को ओनियन पील बोलेंगे। ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हमने पुराने एक्सपेरिमेंट किए हैं, पढ़े हैं, उनमें हमने देखा है ओनियन पील या माइक्रोस्कोप में जब हम ह्यूमन चीक सेल को देखते हैं। लेटर रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। तो ओनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल, ओनियन क्या है, प्लांट है तो प्लांट सेल होगी, उसके अंदर हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, उसके पास क्या है, सेल वॉल है। एंड ए आउटर बाउंड्री, यानी किसके तौर पर, आउटर बाउंड्री के तौर पर। जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, यानी उसके बाद उसके अंदर क्या आएगी, सेल मेम्ब्रेन आएगी। द टाइप द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक हैव आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो ह्यूमन चिक सेल क्या है, ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बोले तो एनिमल है। एनिमल की सेल में क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है, तो वहां पे क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी अकेली। इनसाइड ईच सेल है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, वही न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। विच इन टर्न कंटेन टू जेनेटिक मटेरियल, वो किसमें बदलता है, उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, यानी कि वो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, कंटेन करता है। डीएनए सेल्स, डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए होता है। सेल्स डेट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है उन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जो सेल इसको लैक करती हैं, यानी कि नहीं होता है उनके अंदर, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, इनको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि पूरे सेल के वॉल्यूम को कवर करता है अंदर की तरफ से। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि यही एक मेन अरेना है जिसके अंदर सारी प्लांट की मतलब की सेलुलर एक्टिविटीज चलती रहती हैं। वेरियस केमिकल्स रिएक्शन अकर्स इन इट टू कीप द सेल लिविंग स्टेट, यानी कि सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए इसके अंदर हमेशा बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ करके द यूकैरियोटिक सेल हैव आउटर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गन्स, यानी कि अगर न्यूक्लियस को छोड़ दें तो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईआर बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे चीजें नहीं होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। राइबोसोम कैसा है, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल, यानी कि सभी सेल्स में मिलेगा, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की। राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, यानी कि दोनों जगह पर ये मिलने वाला है राइबोसोम। विद इन द सेल राइबोसोम आर नॉट फाउंड ओनली द साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर अगर देखा जाए तो केवल साइटोप्लाज्म में नहीं मिलेंगे, ये दो ऑर्गेनल के अंदर भी रहते हैं। कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पे अंदर रहेंगे और रफ ईआर के ऊपर भी रहते हैं, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। एनिमल सेल के अंदर एक और जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, जो कि किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। जब हम सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका जिक्र आएगा, तो आपको याद रखना है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज। सेल जो है अलग अलग साइज की होती है, बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं। अलग अलग एनिमल प्लांट अलग अलग मतलब कि बहुत अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। अभी अपन देखेंगे उनके शेप और एक्टिविटीज़ के हिसाब से वो बनी है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, जैसे कि माइकोप्लाज्मा है, हम पहले पढ़ के आए हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। द स्मॉलर सेल ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। उसकी लेंथ कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ। वाइल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, जो सिंगल सेल की अगर बात करें जो सबसे बड़ी है, वो किसका है, एग किसका है, ऑस्ट्रिच का एग माना जाता है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन रेड आरबीसी, ह्यूमन की आरबीसी होती है, वो लगभग 7.0 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होता है। जो नर्व सेल होती है वो लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। Cells also vary greatly in their shape. They may disc-like, polygonal, columnar, cuboid, ये thread-like, even irregular, ये सब शेप हैं, अलग अलग शेप की मिलती हैं सेल्स। द शेप ऑफ सेल vary with the function they perform, यानी कि जो उनका फंक्शन होता है उसके हिसाब से जो है उनकी सेल्स बनी होती हैं। The prokaryotic cell are represented by bacteria, blue green algae, mycoplasma, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनियम। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो रिप्रेजेंट करी जाती है ब्लैक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, माइकोप्लाज्मा। ये सब कैसी सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ये जो सेल्स हैं ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होती हैं, और मतलब किससे ज़्यादा, यूकैरियोटिक सेल से जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होती हैं। दे मे वरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इनके जो शेप और साइज भी है वो भी अलग अलग होते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, जो 4 बेसिक शेप हैं जो हमने कहाँ पे पढ़े थे, जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे। बेसिलस रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, वाइब्रोकोमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे शेप्स होते हैं और उनके हिसाब से उनके फंक्शन। ऑल प्रोकैरियोट हैव a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma, यानी कि सभी प्रोकैरियोट के पास में सेल मेम्ब्रेन के बाद में सेल वॉल होती है, किसको छोड़ करके, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। ये चीज़ हमने वहाँ भी पढ़ी थी, ठीक है। द फ्लूइड्स मैट्रिक फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, जो इनके अंदर फ्लूइड फील्ड जो कैविटी होती है वहाँ पे जो भरा होता है फ्लूइड फील्ड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। देयर इज एन नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इनका नेक्ड होता है। नॉट इन्वॉल्व्ड बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व्ड नहीं होता है। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, इनके पास में सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए, मतलब जेनोमिक डीएनए को छोड़ करके एक सर्कुलर डीएनए और होता है जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए है, ये क्या करता है, एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये हम 12th क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। डीएनए जो यूज होता है बैक्टीरियल का वो ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए, यानी कि जो फॉरेन डीएनए के साथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको जो हम मॉनिटर भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है किसमें मिलती है, यूकैरियोट सेल में मिलती है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमको यूकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिलते हैं वो प्रोकैरियोट सेल में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, राइबोसोम को छोड़ करके। राइबोसोम वहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। प्रोकैरियोट हैव समटाइम्स यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, प्रोकैरियोट्स में कुछ इंक्लूजन के फॉर्म में कुछ बॉडीज प्रेजेंट रहती हैं।
स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोजोम। उसमें सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, उसको हम मेसोजोम बोलते हैं। ये द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, यही एक बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक है किसकी, प्रोकैरियोट की। दे आर एसेंशियल इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये किसकी इनफोल्डिंग है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। इनफोल्डिंग यानी अंदर से मुड़ी हुई होना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। जो सेल के एनवलप हैं, कवर हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं। सेल मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cell, have a chemical complex cell envelope। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनका जो कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है बहुत ज़्यादा जटिल होता है। यानी कि आप अभी इसके बारे में अपन जो है पढ़ने वाले हैं। द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। कितने लेयर का स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, 3 लेयर का। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल, यानी कि सबसे बाहर वाली क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होती है। उसके बाद में जो है सेल वॉल होती है, और उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यानी देखें अंदर से बाहर की ओर तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, उसके बाद में सेल वॉल आएगी, फिर लास्ट में ग्लाइकोकैलिक्स आएगी। आल्सो ईच लेयर ऑफ एनवलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, यानी कि हर एक लेयर का अपना एक अलग फंक्शन होता है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ये तीनों मिलकर एक ही काम करते हैं प्रोटेक्शन का। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम। यानी कि ग्राम जो है ग्राम, उन्होंने एक स्टेनिंग का प्रोसीजर बनाया था जिसमें आता था स्टेनिंग, यानी वो ग्राम पॉजिटिव, जिसमें नहीं आता था वो ग्राम निगेटिव, ठीक है। डू इट एट कीप अप ग्राम स्टेन और ग्राम पॉजिटिव, यानी जो स्टेन को जो है रिटेन करते हैं अपने पास में उनको ग्राम पॉजिटिव बोला गया। एंड अदर्स डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव, जो स्टेन को पकड़ के नहीं रखते हैं उनको ग्राम निगेटिव बोला गया। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमोंग डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कंपोजिशन में जो है और थिकनेस में डिफर कर दिया अलग अलग बैक्टीरिया में। इट कुड बी लूज शीथ, अगर वो लूज शीथ रहेगी जैसे जेली टाइप की तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। इन सम इन अदर्स इट में बी थिक एंड टफ, कुछ में क्या होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, थोड़ी टफ भी होती है, कठोर हो जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कैप्सूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलेप्सिंग। यानी कि जो सेल वॉल है वो उसके बैक्टीरिया की जो शेप होता है उसको जो है देता है और उसको प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है, जिसके वजह से बैक्टीरियम जो है बस्टिंग और कोलैप्सिंग दोनों से बचता है, ठीक है, याद रहेगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। इंटरेक्ट विथ आउटसाइड द वर्ल्ड, जो कि बाहर के वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। दिस मेम्ब्रेन, बाहर का वर्ल्ड मतलब कि जहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर का जो मामला है और उसके बाहर का। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द डेट ऑफ अ यूकैरियोट, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो दोनों में एक जैसी रहेगी, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मेसोजोम, स्पेशल जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में पढ़ के आए थे, मेसोजोम होता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो बनता है। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, यानी कि ये कैसे, जैसे कि ये मान कर चलो कि हमारा ये क्या है, सेल वॉल है बैक्टीरिया का, और ये अंदर की ओर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या करेगा, ये एक्सटेंशन बनाएगा इस तरीके से, मतलब बढ़ जाएगा और ये इस तरीके से एक्सटेंशन बना लेगा। ये जो अंदर बन गया इसको बोलेंगे मेसोजोम, और यही क्या करेगा, जो मेसोजोम है ये वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, ट्यूब्यूल भी हो सकता है, यानी कि लंबा भी हो सकता है, और लेमली, लेमली यानी ऐसे झिल्ली टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। दिस हेल्प इन, दे हेल्प इन, ये किस किस में हेल्प करते हैं, तो यही मेन चीज है, यहीं से ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपको याद रखना है, पहला है सेल वॉल, सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा है डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा
डीएनए रेप्लिकेशन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है। दे आल्सो हेल्प इन, और किस में हेल्प करता है तो आपको याद रखना है रेस्पिरेशन में, सिक्रेशन प्रोसेस में, और इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एरिया भी वो इंक्रीज करता है, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, जब एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो एंजाइम ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, तो उस वजह से एंजाइमेटिक कंटेंट भी इंक्रीज होगा। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दे आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म, उनके अंदर एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको बोलते हैं क्रोमेटोपोर्स। ठीक है, क्रोमेटोपोर्स भी बोलते हैं, तो ये आपको भी ये भी याद रखना है, जो कि कंटेन करता है किसको, पिगमेंट को। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। If motile, they have a thin filamentous extension from their cell wall is called flagella। अगर वो मोटाइल है तो उसके बाहर एक, यानी कि उसके अंदर से एक क्या निकला होगा, एक फ्लैजिला निकला होगा। बैक्टीरिया शो आ रेंज इन नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, यानी कि बहुत सारे नंबर्स हैं बैक्टीरिया के अलग अलग, जिसमें एक फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है, तीन फ्लैजिला है, चार फ्लैजिला है, मतलब बल्क में है फ्लैजिला, इसमें एक है, दो हैं, सात में है, पाँच हैं, छः हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के बटे हुए हैं। पहले जब AIPMT हुआ करता था तब वो भी पढ़ते थे, लेकिन अभी वो कंपलसरी नहीं है। सिलेबस बहुत 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 रिड्यूस हो गया है। आप एक बार 2015-16 का जब उठा के देखोगे ना सिलेबस, और आज का सिलेबस देखोगे, तो जमीन आसमान का फर्क है। हमसे इतना ही नहीं पढ़ा जा रहा, सोचो वो बच्चे किस तरीके से उन्होंने स्टडी करी होगी, कैसे पढ़ा होगा। बैक्टीरियल फ्लैजिलम कंपोस्ट ऑफ 3 पार्ट, जो बैक्टीरिया का फ्लैजिलम होता है वो 3 पार्ट को कंसिस्ट करता है, फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, फिलामेंट हुक, बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड, यानी कि जो फिलामेंट है वो सबसे लंबा पोर्शन होता है, जो कि सेल सरफेस से लेके आउटसाइड तक रहता है। फिलामेंट जो हुक और बेसल बॉडी है वो बेसिकली उसको बनाए रखने के लिए, यानी कि उसको मजबूती देने के लिए जड़ से वो बॉडी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिमरे आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर। फ्लैजिला को छोड़ करके पिलाई और फिमरे ये भी हैं, ये भी क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर ही हैं। बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले इन रोल मोटिलिटी, लेकिन इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है। एज किस फॉर्म में आ सकती है ये लाइन, ये लाइन आपको एथरसन रीजन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में आपको मिल सकती है, कि बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला है, और फ्लैजिला बोल रहा हूँ, जो फिमरे और पिलाई है वो मोटिलिटी में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, कोई भी उनका रोल प्ले नहीं है। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन, जो पिलाई है वो इलोंगेटेड यानी लंबा और ट्यूब जैसा जो है स्ट्रक्चर है, जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से बना है। उस प्रोटीन का नाम इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पिलिन प्रोटीन होता है, पिलिन। ठीक है, द फिमरे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जो फिमरे हैं वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, जो कि कहाँ से निकलते हैं, सेल में से निकलते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू द रॉक स्ट्रीम आल्सो टू द होस्ट टिश्यू, यानी कि कहाँ जो रॉक क्लाइंब वगैरह में उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूसन बॉडीज। राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक, राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो राइबोसोम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू बाई 20 नैनोमीटर इन साइज। साइज क्या होता है, 15/20 नैनोमीटर में। ठीक है, आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से बनते हैं, 50 और 30, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म 70S, जब वो दोनों साथ में रहेंगे तो 70S कहलाएंगे। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्या करते हैं वो, राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पर स्टार मार्क।
जब बहुत सारे mRNA जो RNA है वो राइबोसोम है, जब वो एक इस तरीके की चेन बना लेते हैं जुड़ जुड़ करके, तो इसको बोलते हैं हम mRNA। ठीक है, इसको बोलते हैं mRNA की चेन। ठीक है, फॉर्म अ चेन इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। तो इसको जो चेन को mRNA की चेन है इसको हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। तो राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम वो किस में ट्रांसलेट हो जाएंगे, mRNA को करेंगे किस में, प्रोटीन्स में। ठीक है, ध्यान रखना है। इन ये सब हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर जो है 6 चैप्टर में पढ़ेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी में। ठीक है, बहुत अच्छे से ये सबको। इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ये भी नीट का क्वेश्चन है और आ चुका है, तो ये भी स्टार मार्क करूंगा मैं यहाँ पर। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, रिजर्व फॉर मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। तो ये भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, और राइबोसोम भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। लाई इन फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये इंक्लूजन बॉडीज की तरह फ्रीली घूमते रहते हैं। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हम यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, द यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई। जो यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट आते हैं, एनिमल्स और फंगाई भी आते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स, देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, यानी कि कंपार्टमेंट के फॉर्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पोसेस एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। तो उनके पास में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज अच्छा न्यूक्लियस होता है, उसके पास में न्यूक्लियर एनवलप भी होता है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। उनके पास में एक कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में है। ऑल यूकैरियोटिक ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी जो यूकैरियोटिक सेल हैं आइडेंटिकल नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज फॉर्म ऑफ पोसेस सेल वॉल। जैसे कि आप देख सकते हो प्लांट और एनिमल सेल में किसका अंतर है, सेल वॉल्स का अंतर है, प्लास्टिड का। प्लांट सेल में लार्ज सेंटर वैक्यूल होता है, वेयर एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, और यही प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, है ये वाला प्लांट सेल का, ये वाला एनिमल सेल का। तो ये आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, देख लेना कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हम इसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम धीरे धीरे ऑर्गेनल्स की ओर बढ़ेंगे और एक एक करके सभी को हम अच्छे से समझ के पढ़ते जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीज ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। यानी कि 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद में जो सेल मेम्ब्रेन का है उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है पढ़ा गया। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी। तो उन्होंने जो है केमिकल स्टडीज जो करी थी, तो उसके हिसाब से सेल मेम्ब्रेन जो है मेनली किसकी कंपोस्ट है, लिपिड्स की और प्रोटीन की। जो मेजर जो लिपिड है कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है। येट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। कैसे अरेंज है, वो बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज है। आल्सो लिपिड्स आर अरेंज विथ इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड। जो पोलर हेड हैं वो बाहर की साइड है, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं टूवर्ड्स द इनर पार्ट। यानी कि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो अंदर की ओर हैं। This part ensures the non-polar tails of structural hydrocarbon is protected from the aqueous environment. ये उसको किससे बचाता है, ये उसको एक्वस एनवायरनमेंट से बचाता है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड के तो प्रेजेंट ही है, उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेस अ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बाद में जो और गहराई से स्टडी हुई तब पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर
प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। जो रेशियो है प्रोटीन और लिपिड का वो अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप का है, बदलता भी रहता है। जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेम्ब्रेन है यूरेथ्रोसाइट की, उसमें अप्रोक्सीमेटली 52% जो है प्रोटीन है, 40% जो है लिपिड है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल बीच में धसे हुए, पेरिफेरल जो ऊपर की ओर ही पड़े हैं। ठीक है, ये प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस, जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो सरफेस के ऊपर ही रहेंगे और मेम्ब्रेन के ऊपर। जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो पार्सली या फिर टोटली बरीड यानी गड़े हुए होंगे किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये देखो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन ऊपर ही रहेगा। ये इसके हेड हैं और ये इनकी टेल। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल जो है अंदर की ओर रहेगी और ये दोनों क्या रहेंगे, तो ये पोलर हेड कहाँ रहेंगे, बाहर की ओर। नॉन पोलर इनकी टेल कहाँ रहेगी, अंदर की ओर। हाइड्रोफोबिक है और बाहर वाले जो है हाइड्रोफिलिक रहेंगे। ठीक है। An improved model of a structure of a cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972। जो improved स्ट्रक्चर आया था वो किसने दिया था सेल मेम्ब्रेन का, वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल इस नाम से जो है जाना जाता था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से। अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables the lateral movement of a protein within the overall bilayer। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है इसमें जो है लिपिड जो है वो कैसा होगा, क्वासी फ्लूइड नेचर का होगा, जो कि इनेबल करेगा लेटरल मूवमेंट किसका, प्रोटीन का। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज अ फ्लूइडिटी, इसी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। The fluid nature of a membrane is also important from the point of view of function like growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division। और जो फ्लूइड नेचर है किसका, मेम्ब्रेन का, वो किसमें हेल्प करता है, हेल्प नहीं मतलब कि इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, सेल की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस और सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब के हिसाब से वो जो है सही है, मतलब इसमें वो उसको हेल्प करेगा। ठीक है। वंस द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वो क्या करेगा, वो जो है मॉलिक्यूल को अपने में से पार होने देगा। दिस मेम्ब्रेन इज, मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। इसमें से मतलब कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, इसका मतलब वो सेलेक्ट करके भेजेगी कि इधर जाना है तुमको कि इधर जाना है। ठीक है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy। कुछ मॉलिक्यूल बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के आर पार हो जाते हैं। इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो हो सकते हैं, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से भी। जैसे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, वाटर में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर एक इसी तरीके से जो है एक न्यूट्रल सॉल्यूट है जो कि इसी तरीके से मूव करता है। मूवमेंट ऑफ अ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो मूवमेंट होता है वाटर का डिफ्यूजन के थ्रू उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलिपिड। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन। उनको क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए जो कि उनको पार करवाएगा मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ए फ्यू आयंस मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसमें से कुछ जो हैं आयन या मॉलिक्यूल जो है उनको कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में, यानी कि जैसे हायर कंसंट्रेशन है तो उधर को ही ले जाना है, तो वो हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर की ओर जाएंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो एटीपी का यूज होगा। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हमारे मसल्स वगैरह में सोडियम और पोटेशियम पंप काम करते हैं। ये हम लोग कब पढ़ेंगे इसको, जब मसल चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। As you may recall, a non-living rigid structure called a cell wall forms the outer covering of a plasma membrane of fungi and plants। यानी कि प्लांट्स और फंगई के आपने देखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर जो है एक वाल होती है, उसको बोलते हैं हम सेल वाल। सेल वाल
Cell wall not only gives shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection. यानी कि सेल वॉल का काम क्या क्या है, वो मैकेनिकल और डैमेज और क्या करती है, इन्फेक्शन से बचाती है. It also help in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecule. It also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule. तो सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करेगा कौन, सेल वॉल, एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल. यानी कि कोई भी ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो सेल को नहीं चाहिए तो उससे भी जो है अनडिजायरेबल यानी कि उसको चाहिए नहीं तो उसको भी जो है अंदर नहीं जा पाएगा. कौन बचाएगा, सेल वॉल जो है बचा लेगी. अलगे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. अलगे के पास में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स, मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ये एक लाइन हो गई. अब मेड अप ऑफ वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ जो और अलग प्लांट हैं उनकी जो है सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन की. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अलगे की सेल वॉल जो है अलग चीज़ की बनी है और बाकी जो प्लांट हैं उनकी सेल वॉल में क्या क्या कंपोज होता है. तो ये दोनों लाइनें इम्पोर्टेंट है तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, द सेल वॉल इज ऑफ अ यंग प्लांट सेल. द प्राइमरी जो यंग सेल जो यंग प्लांट सेल है उसकी प्राइमरी वॉल जो है कैपेबल of growth which gradually diminishes as the cell mature and secondary wall is formed to the inner. यानी कि पहले जो प्राइमरी वॉल है जो बड़ी होकर के क्या बन जाएगी, बाहर हो जाएगी. तो सेकेंडरी वॉल कहाँ पे बनेगी, अंदर बनेगी. कहाँ बनेगी, इनर साइड में बनेगी. और प्राइमरी वॉल कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी. ठीक है, मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विथ होल्ड द ग्लूस द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर. तो आपको ये याद रखना है जो कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, कौन बना होता है, मिडिल लैमेला. ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है लेकिन कैल्शियम पेक्टेट मेनली प्रेजेंट होता है. तो मिडिल लैमेला क्या करेगा, जो बगल वाली सेल है और जो बगल वाली सेल है उनके बीच में ग्लू का काम करेगा. ठीक है, यानी कि एक पेन है बगल में दूसरा पेन है, इसको चिपकाने के लिए मैं ग्लू चिपकाऊंगा ना, तो वही काम यहाँ पे कौन करेगा, ग्लू का काम मिडिल लैमेला करेगा कैल्शियम पेक्टेट से जो कि बना होता है. द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell. तो जो कैल्शियम पेक्टेट की लेयर है उसके बीच में से क्या होगा, एक ट्यूब टाइप की डली होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे, जो कि साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करती है एक सेल के दूसरे सेल से. ठीक है, अब चलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, while each of membrane organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered as an endomembrane system because their function are coordinated. इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो भी हम ऑर्गेनल पे पढ़ने वाले हैं, 4 ऑर्गेनल हैं, उनके सिस्टम क्या है, उनके फंक्शन वो क्या है, कोऑर्डिनेट हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं. द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आते हैं, ER आता है, गोल्गी आता है, लाइसोसोम और वैक्यूल आते हैं. सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, इनके जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं, इनको अलग से पढ़ेंगे. With the above component these are not considered as a part of endomembrane system, इसीलिए उनको जो है इसका पार्ट नहीं बनाया गया है. तो पहला पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन अ साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो स्कैटर्ड स्ट्रक्चर थे साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको बोला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER. ER divides the intracellular spaces into 2 distinct compartments, luminal inside और extraluminal cytoplasmic compartment outside. ठीक है, तो ये 2 तरीके के कंपार्टमेंट जो है इनके बने हुए हैं, बांटे हुए हैं. ठीक है, द ER ऑफ also राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस. ये देखिए राइबोसोम इस तरीके से जो है अटैच रहते हैं, चिपके होते हैं, किसके ऊपर, ER के ऊपर. तो इसको हम बोलते हैं रफ ER, है ना, RER.
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये एब्सेंट है, तो इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ठीक है। RER फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। RER कहाँ पे काम में आता है, किस काम में आता है? वो जहाँ पे काम में आता है जहाँ पे प्रोटीन बन रही हो, वहाँ पे सिंथेसिस हो रही हो या फिर सिक्रेशन हो रहा हो। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्या होते हैं जो RER, ये ऊपर की जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसके साथ कंटिन्यूस होते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका मेन काम क्या है? मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का जो है फॉर्मेशन करते हैं। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER। जो एनिमल्स के अंदर जो लिपिड बेस्ड स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं वो भी SER में बनते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये वाला। अब चलते हैं हम गोल्गी अपरेटस के बारे में पढ़ने के लिए। कैमिलो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसिटी स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ये नियर के न्यूक्लियस के पास में होता है। दीज वर लेटर नेम गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। जब उन्होंने इसको खोजा उसके बाद में उसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडीज। दे कंसिस्ट ऑफ अ मैनी फ्लैट डिस्क लाइक शेप्ड सैक। सिस्टर ने यहाँ से क्वेश्चन आया है ठीक में। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका। दीज आर द स्टैक्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये देखो पैरेलल दिख रहे हैं, एक दूसरे से दबे हुए दिख रहे हैं। बड़ी नंबर इन सिस्टर ने प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इनके जो है ये अलग अलग नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस फेज और फॉर्मिंग फेज। जो सिस फेज होती है, कॉन्वेक्स फेज होती है, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। ठीक है, ये इसका मुंह किधर होगा? इसका मुंह होगा हमारे न्यूक्लियस की साइड में। ठीक है, अब जो है कॉन्वेक्स जो फेज होती है, ट्रांसफेज जिसको बोलते हैं, उसका मैच्योरिंग फेज भी उसका नाम है। तो वो उसका जो है वो कहाँ होगा कि उसका मुंह किधर होगा? बाहर की होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में होगा। द गोल्गी apparatus principally perform the function of packing material to be delivered either in the form into the intracellular targets or secreted आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो इसका काम क्या है? ये पैकेजिंग का काम करता है और उसको आउटसाइड द सेल भेजता है जो भी इसने जो है पैक्ड किया है। मटेरियल टू बी पैकेड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ये वेसिकल के फॉर्म में जो है मटेरियल्स को पैक करता है। ER फ्यूज विद द सिस फेज। जो ER जो बनाएगा वो सिस फेज से आएगा किसके? गोल्गी के। और कहाँ निकलेगा? मूव टू द मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज से बाहर निकलेगा। दिस एक्सप्लेन वाई गोल्गी अपरेटस रिमेन सिंथेसिस मीन्स क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए ये गोल्गी बॉडी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोज एसोसिएट है। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी अपरेटस। जो भी राइबोसोम जो है क्या बनाएगा? प्रोटीन्स बनाएगा। वो कहाँ पे मॉडिफाई होंगे? गोल्गी अपरेटस में। बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इन ट्रांसफेज, यानी कि ट्रांसफेज से रिलीज होने के पहले वो वहाँ पे चेक होंगे। गोल्गी अपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। एक ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म करने की एक इम्पोर्टेंट साइट है कौन? गोल्गी अपरेटस। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लाइसोसोम के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी कि माइक्रोस्कोप के अंडर में ये बहुत आसानी से देखा जा सकता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। यानी जितनी ज़्यादा सेल जो है एक्टिवली होगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। इन टर्म्स शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड। कैसी होती है? सॉसेज शेप्ड होती है। सिलेंड्रिकल हैविंग डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। जो एवरेज अगर देखा जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर है। लेंथ इसकी होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, जो है आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये मेन चीज़ कि मैट्रिक्स क्या होता है।
और स्ट्रोमा क्या होता है। इसी तरीके से आपको दोनों में अंतर याद रखना है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे। तो अंदर जो इनर मेम्ब्रेन देखो, इनर जो है क्या बना रही है, फोल्डिंग है, तो ये बनाएगी क्रिस्टे। टूवर्ड्स द मैट्रिक्स द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये क्रिस्टे क्यों बने हैं तो इसका काम क्या है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। The two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function। जो दोनों मेम्ब्रेन हैं उनके कुछ स्पेसिफिक एंजाइम हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन से एसोसिएट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जो भी रेस्पिरेशन चलता है वो यहीं पे चलता है। तो प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि जो एनर्जी आ रही है एटीपी के फॉर्म में जो है बन रही है वो यहीं पे बनती है। पावर हाउस, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स आल्सो पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये स्टार मार्क लगा है तो ये आपको याद भी रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। सिंगल होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड, ओके। फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं। राइबोसोम होता है लेकिन 70S वाला, जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता था। कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड होता है, फिजन से डिवाइड होता है। अब पढ़ेंगे हम प्लास्टिड को। प्लास्टिड आर द फाउंड इन प्लांट्स, ऑल प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो है मिलेगा हमको कौन, प्लास्टिड। एंड इन यूग्लेनोइड्स, और कहाँ मिलेगा हमको, यूग्लेनोइड्स में मिलेगा। दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, आर दे आर लार्ज। इसको हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ये बड़े होते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, ये स्पेसिफिक पिगमेंट को कैरी करते हैं। जस्ट इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट। ये पिगमेंट के टाइप के हिसाब से इनको 3 भाग में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग, यानी कि ये इसके अंदर क्लोरोफिल होगा और क्या होगा, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होगा। ये किस काम में आते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, ये ट्रैपिंग, लाइट की ट्रैपिंग के काम में आते हैं, जो कि एनर्जी जो है एसेंशियल होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स या फिर कैरोटीन, जेंथोफिल लाइक सब्सटेंस हो सकते हैं। द गिव्स द पार्ट ऑफ अ प्लांट ऑफ येलो, ऑरेंज, रेड कलर। इसी की वजह से जो है प्लांट का कलर जो है रेड, येलो, ऑरेंज या रेड कलर जो है आता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, ये अलग अलग शेप साइज के, ये न्यूट्रिएंट को जो है स्टोर करते हैं। ये अपन अगर देखें ल्यूकोप्लास्ट के तो 3 तरीके के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट, और एक और होता है जो एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। तो एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, स्टोर करेगा किसको, कार्बोहाइड्रेट को। एंड पोटैटो, जिस तरीके से पोटैटो में होता है, एलायोप्लास्ट किसको करेगा, स्टोर सॉइल्स एंड फैट। और उसके बाद में हम लास्ट पढ़ेंगे एल्यूरोप्लास्ट। तो ये किसको स्टोर करेगा, एल्यूरोप्लास्ट ये स्टोर करेगा प्रोटीन्स को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये वाला। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होगा कहाँ पे होगा, मेसोफिल सेल्स के अंदर होगा, किसकी, लीव्स की। दीज आर लेंस शेप्ड, कैसा होता है, लेंस के शेप का होता है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल विच हैविंग वेरिएबल लेंथ जो होती है उसकी 5 से 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ जो होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर। देयर नंबर वरीज फ्रॉम 1 पर सेल, यानी कि एक क्लेमाइडोमोनास में केवल एक होता है एक सेल के अंदर, या फिर ग्रीन अलगा जैसे होता है उसमें 20 से 40 पर सेल होते हैं। इन द मेसोफिल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वन ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। जो इनर जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी रिलेटिवली लेस परमेबल होती है, ठीक है। ये जो है लाइन जो है हमारी किस में आ सकती है, ये लाइन जो है हमारी आ सकती है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में या फिर असर्शन रीजन में, तो इस लाइन को याद रखना है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो स्पेस जो है कवर करती है अंदर साइड उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अभी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था ये आपको मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में जो है अंतर पता होना चाहिए। कहाँ चला गया,
a number of organized flattened membranous sac like a thylakoid, यानी कि जो मेम्ब्रेन लाइक ये दिख रहे हैं ये सिक्के जैसे, इनको बोलते हैं थैलाकोइड्स। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थैलाकोइड्स आर अरेंज इन अ स्टैक, ये एक स्टैक बना लेते हैं, मतलब एक के ऊपर एक छल्ली बना लेते हैं। लाइक द पाइल्स ऑफ अ कॉइन कॉल्ड ग्रेना, यानी कि ये एक पाइल्स ऑफ द कॉइन बना लेते हैं, यानी छल्ली बना लेते हैं, जैसे सिक्कों की बन जाती है। और द इंटीग्रल थैलाकोइड्स, इंटीग्रेनल थैलाकोइड्स। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल कॉल्ड द स्टोमा लेमली कनेक्टिंग थैलाकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। ये मान लो ये ग्रेना है, यहाँ से क्या है कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ये देखो ये दिख रही है ना, इसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, इनको बोला गया है स्ट्रोमा लेमली। क्या बोला गया है? स्ट्रोमा लेमली। ये कनेक्ट करेंगे एक दूसरे थैलाकोइड्स को, यानी ग्रेना को। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड्स इनक्लोज द स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, इसके अंदर जो स्पेस होता है, जैसे ये खाली स्पेस दिख रहा है ये वाला, तो इसको बोल देंगे ल्यूमेन। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस को सिंथेसिस करते हैं, यानी बनाते हैं। इट आल्सो कंटेन अ स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, यहाँ भी क्या है, एक स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट है, और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर इन थैलाकोइड्स, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट भी जो है प्रेजेंट कहाँ, थैलाकोइड्स में। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, जो राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट का वो स्मॉलर होता है, 70s वाला। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s, यानी कि साइटोप्लाज्म में कौन सा होगा, 80s होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, 70s वाला है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेड। तो किसने इनको राइबोसोम को खोज करी थी? जॉर्ज पलाडे, पैलेड जो भी है, 1953 में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये किसके कंपोज होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है, एंड प्रोटीन्स होते हैं, एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s का होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s का होता है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, दो हर एक राइबोसोम के पास में 2 सब यूनिट होती हैं, एक लार्जर यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम। 80s की जो राइबोसोम की यूनिट होती है वो होती है 60 और 40 वाली, वाइल द 70s राइबोसोम की होती है 50 और 30 वाली। ठीक है, सर से कहेंगे ये कैसा गणित है, ये 50 30 और 60 40 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। एस जो है एक जो है सेवेडबर्ग यूनिट है, और ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है एक तरीके का। इट इज इंडायरेक्टली मेजर डेंसिटी, यानी कि ये साइज और डेंसिटी जो है बताता है। एस जो है बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, दोनों के पास में 2 सब यूनिट्स हैं। ये सेडिमेंटेशन जो कोफिशिएंट है, यहाँ से नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इलाबोरेट नेटवर्क होता है फिलामेंट का, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन सभी को मिला करके बोला जाता है साइटोस्केलेटन। ठीक है, द साइटोस्केलेटन इन अ सेल इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन, इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट देना है, सेल को मोटिलिटी देना है, मेंटेनेंस ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल, यानी कि सेल के शेप को मेंटेन करना है, तो कहाँ कौन काम आएगा? साइटोस्केलेटन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हालांकि क्वेश्चन ज़्यादातर इससे नहीं आते हैं, लेकिन तब भी पढ़ना जरूरी है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, लेकिन समझ में कम आता है बच्चों को। सीलिया एंड फ्लैजिला आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ऑर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर, जो फ्लैजिला होता है थोड़ा लंबा होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट के लिए। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोसेस फ्लैजिला, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास भी फ्लैजिला होता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यानी कि दोनों यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला बहुत अलग अलग होते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ अ कैल्शियम और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
दोनों क्या से कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। देयर कोर आर कॉल्ड द एक्सोनीम, जो कोर होती है उसको एक्सोनीम बोला जाता है। नीट का क्वेश्चन है। प्रोसेस आ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो पैरेलल चलते हैं लॉन्ग एक्सिस के। एक्सोनीम यूजुअली हैज अ 9 डाउलेट और रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये आपको ये नंबर याद रखना है, जो 9 आउटलेट होती हैं, रेडियली अरेंज होती हैं, किससे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के। ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल रिफर्स टू एज 9+2 अरे। ये 9+2 के अरे के फॉर्म में जो है ये जो है अरेंज होती हैं। किस तरीके की होती हैं, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पे इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट है, तो ये आप जो है इसको याद रखना है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस इज आल्सो कॉल्ड इनक्लोज सेंट्रल सीथ। तो इसको जो सेंट्रल सीथ से वो क्या होता है, कवर्ड होता है, यानी कि एनक्लोज्ड होता है। विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरल डाउबलेट, यानी कि एक किसी भी डाउबलेट से वो जो है बाहर के कनेक्ट होती है, उसको बोलते हैं रेडियल स्पोक बोलते हैं। तो अपन जो बात कर रहे हैं अभी, जो यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये तो ये कनेक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियल स्पोक बोलेंगे, ठीक है। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, तो 9 हमारे पास में क्या है, 9 हमारे पास में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, तो 9 ही हमारे पास में रेडियल स्पोक होंगे। द पेरिफेरल डाउबलेट आर इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स, जो हमारे पेरिफेरल डाउबलेट्स हैं वो आपस में किससे कनेक्ट होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे लिंकर्स से, ठीक है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज, बेसल बॉडीज से ये इमर्ज होते हैं। अब पढ़ेंगे हम सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। Centrosome and centriole. Centrosome is an organelle using containing 2 cylindrical structure called centriole. Centrosome के अंदर 2 centrioles होते हैं surrounded by amorphous pericentriolar material. Both the centriole in a centrosome lie perpendicular to each other. यानी कि दोनों जो centriole हैं वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल में होते हैं। इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्ट व्हील, यानी कि कैसा उनका अपीयरेंस होता है, कार्ट व्हील की तरह। दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced पेरिफेरल फाइब्रिल और ट्यूबलिन प्रोटीन। 9 जो हैं पेरिफेरल ट्यूबलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ईच ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, तो ईच पेरिफेरल फाइब्रिल कैसी होती है, ट्रिपलेट होती है। एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड हब, यानी जैसा हमने पीछे पढ़ के आए थे उसी तरीके का इसमें भी एक हब है, विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपल बाय रेडियल स्पोक, यहाँ भी रेडियल स्पोक से वो जुड़ा हुआ है। मेड अप ऑफ प्रोटीन द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और प्रेजेंट द स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू अ स्पिंडल अपरेटर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो ये किस में हेल्प करेगा, मेनली जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें हेल्प करेगा। अब मेन चीज है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बाद में ये हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। पहली बार किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था न्यूक्लियस के बारे में 1831 में, 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। तो इसको जो है क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमेटिन नाम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। द इंटरफेज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जब जो है सेल डिवाइड का जो फेज है उसमें जो इंटरफेज होती है, जब सेल नहीं डिवाइड होती है, हैज अ हाईली एक्सटेंड एलाबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन हाइब्रिड कार्ड क्रोमेटिन। उस टाइम पे जो है क्रोमेटिन दिखता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, जब इंटरफेज के दौरान क्या होता है, जब
जो न्यूक्लियस है वो हाईली एक्सटेंड होता है, एलोबोरेट होता है, वहाँ पे जो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलेंगे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज जिनको हम न्यूक्लियोलाई बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव रिवील्ड दैट ना न्यूक्लियर एनवलप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद में पता चला कि एक न्यूक्लियर एनवलप भी होता है, विच कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यानी कि डबल लेयर होती है, उसके बीच में जो स्पेस है उसको बोल रहा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस डेट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करता है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यू विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, और उसके ऊपर कुछ में राइबोसोम भी रहते हैं जिसको हम RER के नाम से जानते हैं। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्ट बाय ए माइन्यूट पोर, और कुछ यहाँ पे जो खुले होते हैं उसको बोलते हैं माइन्यूट पोर होते हैं वहाँ पे, विच फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे दोनों जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज कर जाती हैं। दिस न्यूक्लियर पोर आर पासेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA, जहाँ से RNA जो है बाहर निकल करके जाता है, एंड प्रोटीन मोलिक्यूल टेक्स प्लेस बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यानी कि इधर से उधर से इधर भी आ सकते हैं। नॉर्मली देयर इज ओनली न्यूक्लियस पर सेल, वन न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, यानी कि कई बार जो है एक सेल के अंदर कई बार जो है और मल्टी न्यूक्लियर देखे जाते हैं, उस कंडीशन में सेल को बोला जाता है साइंक्टियम बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है ये वर्ड। Some mature cells have even lack of nucleus, जैसे कि हमारी जो एरिथ्रोसाइट होती है वहाँ पे न्यूक्लियस होता ही नहीं है। एंड जो सीप ट्यूब होती हैं, सीप ट्यूब सेल्स, और जो वस्कुलर प्लांट की, वहाँ भी नहीं होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियोलस है वो भी कंटिन्यू रहता है, और ये भी एक नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। इट इज अ साइट एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, यहाँ पे rRNA जो है बनता है। लार्ज एंड मोर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये एक जो है ज़्यादातर जो प्रोटीन बनाती है वहाँ पे एक जो है न्यूमरस न्यूक्लियोलाई जो है प्रेजेंट होते हैं। यू मे रिकॉल डेट इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस लूज डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे जो है स्टोन वगैरह के बारे में बात करी गई है, तो ये हम लोग जो है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। अब सबसे मेन चीज़ आपको जो है बता दूं, इसमें जो है तो जो क्रोमोसोम होते हैं उसके बीच में जो है एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो दो जो क्रोमोसोम है सेम जो जुड़े होते हैं आपस में काइनेटोकोर के थ्रू, यानी पंच्ड होते हैं। अब जो काइनेटोकोर है उसकी पोजीशन के हिसाब से जो है क्रोमोसोम को जो है चार भागों में बांटा गया है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो यहाँ पे ये सवाल जो है नीट के अंदर आ चुका है कई बार, तो आपको याद रखना है जो मेटासेंट्रिक में ये आपको लाइन याद रखना है, मिडिल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग टू कॉलम, सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, और तीसरे मैक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। यहीं पे टीलोसेंट्रिक के अंदर आपको याद रखना है क्रोमोसोम है टर्मिनल सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। और यहाँ पे आपको जो है लास्ट में मिल जाएगा सैटेलाइट के बारे में और माइक्रोबॉडीज के बारे में। तो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कार्ड माइक्रोबॉडीज जो है एंजाइम होता है इनके अंदर, ये प्लांट एनिमल दोनों मिलती हैं। सैटेलाइट के बारे में हम लोग जो है वहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ पर, ह्यूमन अपने 6 नंबर के चैप्टर में 12th क्लास के। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसी के साथ में ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है, और आपसे उम्मीद है यार कि भाई लोगों सब्सक्राइब कर दो चैनल को,
अभी हमारा छोटा चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट से एक दिन अच्छा चैनल बन जाएगा, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता।